नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ ही हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद सलाह। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर इस वक्त हमारे साथ है और इसके अलावा चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कुणाल परार भी हमारे साथ है। प्रदीप जी और कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का 18 नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले हम मार्केट पर बात करेंगे, आज के बाजार की बात करेंगे। तो देखिए, आज बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी 24,000 के करीब सपाट बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और 56,800 के नजदीक बैंक निफ्टी बंद हुआ। आज आईटी, रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ से बाजार को सपोर्ट मिला, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स भी रहे जिन्होंने बाजार को ड्रैग किया। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर। जी बिल्कुल, कल की अच्छी खासी तेजी के बाद आज के सेशन में इंडियन मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर बात करें निफ्टी इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में भी कल काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज जो यहाँ पर उतार चढ़ाव के बाद जो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। 24,000 का जो मार्क है उसके आसपास यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो 350 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ जो है बनता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो निफ्टी आईटी जो है टॉप सेक्टोरल गेनर रहा आज के सेशन में, जहाँ पर निफ्टी आईटी में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली और आज लगातार तीसरे दिन यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है गेन देखने को मिला। इसी के साथ साथ निफ्टी फार्मा, ऑटो, रियल्टी में जो आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। वहीं फ्लिप साइड पे निफ्टी एफएमसीजी जो है टॉप सेक्टोरल एफएमसीजी जो है यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और पिछले 2 दिन से जो तेजी देखने को मिली थी उस पर आज ब्रेक लगता हुआ नजर आया। और टॉप जो लूजर है वरुण बेवरेजेस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन दोनों स्टॉक्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए, जिसका इम्पैक्ट जो इनमें देखने को मिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो 7% के आसपास की इंट्राडे बेसिस पर गिरावट देखने को मिली वीक रिजल्ट के चलते। इसी के साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंक में भी जो पिछले 2 दिन से गिरावट देखने को मिली थी, जो तेजी देखने को मिली थी, उस पर जो आज ब्रेक लगता हुआ नजर आया और लाल निशान पर बनता हुआ नजर आया। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिला अपने क्वार्टरली रिजल्ट के चलते। कोफोर्ज, जहाँ पर कोफोर्ज में जो अच्छे सेट ऑफ नंबर के चलते 10% के आसपास के यहाँ पे तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। इसी के साथ साथ स्विगी में भी जो है काफ़ी करीब 5% के आसपास की जो है तेजी के साथ बनता हुआ नजर आया। शुक्रिया रविंदर आपका बाजार का पूरा अपडेट देने के लिए। और कुणाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर आपने बाजार को आज कैसे देखा और कि सीमित दायरे में थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा देखने को मिली, लेकिन अगेन आईटी से काफी सपोर्ट मिला है मार्केट को। आज पूरे दिन आईटी शेयरों में बड़ा जोश देखने को मिला। बाजार को आपने कैसे देखा? इसके साथ ही एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, एलएनटी के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा जो है कंपनी का बड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हम बात करें नतीजों की, तो आय और मुनाफे के फ्रंट पर तेजी देखने को मिली है। 3,617 करोड़ से बढ़कर 4,123 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। 14% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। अगर आय की बात करें तो करीब 6.5% बढ़ती हुई नजर आई है। 67,942 करोड़ कंपनी की आय है, जो पिछले ईयर इस क्वार्टर में रही थी वो 63,679 के आसपास रही थी। एबिडा और एबिडा मार्जिन यहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं आप? अगर आप नतीजे देख पा रहे हैं एलएनटी के, तो कितना इम्पैक्ट कल के शेयर में देखने को मिलेगा? और इसके अलावा आज के बाजार को कैसे देखना आपने? सबसे पहले तृप्ति जी, आपको एंड प्रदीप दोनों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंड मार्केट की बात करें तो थोड़ा कंसर्न यहाँ पे मार्केट को लेके है। लगातार पिछले 2 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली 24,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी 24,000 के ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने को मिली। प्लस आज के दिन में भी 24,000 के ऊपर निफ्टी गई तो थी, लेकिन क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने को मिली। तो यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा डाइसी है, थोड़ा नेगेटिव साइड का है। अगर 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे और एक अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे आपको 24,200 24,300 तक के लेवल देखने को मिले, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल कम है। उसके लिए मार्केट को 24,000 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। नाउ एलएनटी के रिजल्ट आए, जो आय है वो थोड़ी कम आई है। उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट कल के दिन में हमें एलएनटी पे देखने को मिल सकती है। 3832 के अराउंड
स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, प्लस स्टॉक ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 3860 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो 3860 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। मीन टाइम पे एलएनटी को अवॉइड करना ही बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। राइट, तो फिलहाल देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है। आय थोड़ी सी कुणाल जी को लग रही है कि कम आई है एस्टिमेट से। प्रदीप जी हाय, गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के बाजार को कैसे देखा आपने, खासकर कि आईटी इंडेक्स? देखिए अगेन यहाँ पर तेजी देखने को मिली, लेकिन आईटी में काफी वॉलेटिलिटी इन दिनों देखने को मिल रही है। एक दिन बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं, दूसरे दिन फिर से दबाव में आ जाता है। इसके अलावा अर्निंग्स अपनी जगह जारी है, लेकिन कल के लिए कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होने वाले हैं, और क्या कल भी जो आईटी में तेजी आई है वो सस्टेन करने वाली है? जी हाय, गुड इवनिंग तृप्ति जी एंड कुणाल जी और स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। सो बेसिकली निफ्टी एक रेंज बाउंड लास्ट 2-3 हफ्ते से ही था और अभी भी मुझे लग रहा है कि रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। 23,800 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी लेवल एक बार लग रहा है कि कच्चा तेल फिर से थोड़ा नीचे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार 24,250 एक रेसिस्टेंस है। आपको एक बार कभी भी गैप आप में अगर कल सुबह सुबह थोड़ा बहुत एसजीएक्स निफ्टी अच्छा रहता है तो आपको एक बार 24,150 से लेकर 24,200 तक देखने को मिल सकता है। और 56,755 के लेवल के आसपास का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी लग रहा है कि एक बार 56,150 56,250 के लेवल के आसपास का एक बाइंग जोन है। यहाँ पे फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी मोटा मोटा अभी देखिए एक रेंज जो है 58,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं 56,000 को नहीं तोड़ रहा है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा बड़ा रेंज है। निफ्टी भी देखिए 24,200 के ऊपर कब से नहीं जा रहा है। और रही बात निफ्टी आईटी इंडेक्स का, तो आईटी इंडेक्स को लेके ना अभी हमारा पॉजिटिव व्यू है और इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि नॉट ओनली दैट कि ये एआई की वजह से नीचे गिरा था। ओवरऑल जो एंथ्रोपिक वाला मैटर सामने आया था, ओवरऑल अर्निंग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना हिंदी में कि दर्द इतना भी मत दो कि और वो जगह ही ना बचे। तो वो सिचुएशन हुआ था आईटी का। और आईटी जिस तरीके से 26,000 के आसपास का बेस बनाया है, 30,418 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 1 to 2 months। अभी बेस बना रहा है और ये बेस बनने के बाद भी यहाँ पे शार्प रैली आपको आते हुए दिखाई देंगे। तब दुनिया भर का रिपोर्ट, दुनिया भर का पॉजिटिव बातें आप सुनेंगे। लेकिन अभी बेस बन रहा है। अभी 1-2 दिन आप देखेंगे हो गया है, लास्ट 15 दिन हो गया, आईटी नीचे नहीं आ रहा है, आईटी बेस बना रहा है। इसीलिए आज सुबह हमने एक कॉल भी दिया था हेक्सावायर टेक का और पहला टारगेट 598 अचीव भी हुआ, सेकंड टारगेट 615 था, वो भी अचीव हुआ। एंड ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स मुझे लगता है कि यहाँ से इट विल टेक टाइम, एक तरफा रैली नहीं मिलेंगे, फिर से आपको थोड़ा बहुत नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म फेज 1 में बेस बन चुका है। ऑलराइट, तो बाजार पर नजरिया, साथ ही आईटी इंडेक्स पर जो है थोड़ा सा कन्विक्शन अब नजर आ रहा है प्रदीप जी को, और उनका कहना है कि हो सकता है कि अब बेस बनता हुआ दिख रहा है और अच्छी शार्प रैली आपको आने वाले दिनों में आईटी इंडेक्स में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए बेहद आसान तरीका है हम तक अपना सवाल पहुंचाने का। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचा दीजिए। इसके अलावा आप हमें नंबर पर कॉल करके, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। बेहद आसान तरीका है, तो फटाफट अपने सवाल भेजिए। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल राजकुमार का हमें मिला है। IFCI के शेयर है इनके पास, 3,000 शेयर है और करीब 90 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि इनके जो खरीद प्राइस है वो ऊपर के लेवल की है। तो पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें फिलहाल होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट ले ली जाए। IFCI की आज की क्लोजिंग करीब 68 रुपए पर रही है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है और काफी बड़े नुकसान में है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से लगातार नीचे आ रहा है। 6 महीने में तेजी दिखाई, लेकिन 1 महीने में 11% तक टूट चुका है। कुणाल जी, क्या सलाह होगी? आगे की कोई टारगेट्स आपको आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर इन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके?
पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, IFCI 90 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 6 महीने में मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 90 तक के लेवल दिखा सकता है। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है, ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन आपको 60 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर 60 अगर आता है तो फिर वहां पे आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि वहां से बाउंस बैक में वापस स्टॉक आपको 78 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट है वो लोअर लेवल पे आ सकती है अगर आप 60 पे एवरेज करते हैं तो। एंड अगर वहां से घूम के अगर ये 78 तक आता है तो आपकी ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में आ सकती है। तो 60 के लेवल पे ध्यान रखिए और वहां पे आता है तो आप एवरेज करके चलिए। ऑलराइट, तो 60 का एक लेवल ध्यान रखिए और वहां से आपको एवरेज करने की सलाह IFCI पर इन लेवल्स पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रोहित का हमें मिला है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर है, 150 क्वांटिटी है और 5115 पर इन्होंने एंट्री ली थी। इन लेवल्स पर जानना चाह रहे कि क्या ये 1 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं या फिर यहाँ से फिलहाल इन लेवल्स पर एग्जिट लेना चाहिए। नेटवेब टेक की अगर बात करें तो आज 4464 रुपए पर यह बंद हुआ है, करीब 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ही बंद हुआ है और 5115 इनकी बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। प्रदीप जी कैसे देख रहे हैं? आज के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है शेयर, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे है, जिसके चलते बड़े नुकसान में चल रहे हैं। क्या इन्हें लेवल्स पर लॉस बुक करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि लॉस तो उनको बुक नहीं करना चाहिए और ईटी नाउ स्वदेश उनको देखना चाहिए रेगुलर, क्योंकि हम बजट के टाइम से ही पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बाई कॉल दिए थे। एंड उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि 3200 3300 के आसपास का बाई कॉल था मेरा। एंड अभी भी देखिए 4395 रिसेंटली एक अच्छा खासा टॉप बन गया है 5200 के आसपास। ये जो डेटा सेंटर वाला थीम है, ये थीम मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक प्ले हो सकता है और बहुत बढ़िया एक रिसेंटली अच्छा खासा चलने के बाद का एक हेल्दी करेक्शन जो हम चार्ट में देखते हैं ये भी हो चुका है। तो इट विल टेक सम टाइम, अनदर 2 से 3 क्वार्टर आपको टाइम फ्रेम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 1 साल का आपका व्यू है, अगेन ऑल टाइम हाई, उसके बाद आपको 5800 6000 तक भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए। तो होल्ड कीजिए और जैसा कि प्रदीप जी ने बोला, ईटी नाउ स्वदेश देखना ना भूले। आपके सारे सवाल हम लेते हैं और देखिए हमारे एक्सपर्ट आपको सही सलाह उन पर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है सुरेश जैन का। इनके पास श्याम मेटालिक के शेयर हैं, करीब 100 शेयर है और 338 पर इन्होंने खरीदे थे। इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करें यहाँ से आगे। 338 पर खरीदा था, आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, करीब 1020 पर ये बंद हुआ है, करीब 1.5% की गिरावट के साथ आज इसकी क्लोजिंग हुई है। लेकिन इनके बाइंग से तो बहुत ऊपर निकल चुका है, करीब 68,000 का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। सुरेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस प्रॉफिट के लिए। कुणाल जी, अगर श्याम मेटालिक्स की बात करें तो 6 महीने में करीब 22% के रिटर्न इसने दिए हैं और लगातार अच्छी ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 महीने में भी करीब 7 से 8% की तेजी इसने दिखाई है। क्या सलाह होगी, इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिलहाल पोजिशन को इंटैक्ट रखिए आने वाले दिनों के लिए? यहाँ पे 2 व्यू है। एंड सबसे पहले सूरज जी को बहुत बहुत बधाई, एक अच्छे खासे लेवल पे आपने खरीदारी की एंड आपने जल्दबाजी में स्टॉक को बेचा नहीं है, उसको होल्ड करके रखा है और उसका ही नतीजा है कि इतना अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 व्यू है। पहला व्यू, एग्जिस्टिंग पोजीशन में से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट है एज इट इज आप स्टॉक में रहने दीजिए। कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट तो एज इट इज आप यहाँ पे स्टॉक में रहने दीजिए। नाउ जो कैपिटल आप निकालोगे वो कैपिटल वेदांता में आप यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वेदांता जैसे स्टॉक में भी हमें देखने को मिल सकती है और वापस वो अपने रिदम में आ सकता है। सो यहाँ पे आपको मेटल काउंटर्स में ही एक काउंटर श्याम रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो वेदांता रहेगा। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो आपको एकदम सही सलाह, जो अपना कैपिटल है वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट को रहने दीजिए और जो आपका कैपिटल है उसे आप वेदांता में लगाइए। एक ऑल्टरनेटिव स्टॉक भी यहाँ पर बताया गया है सजेशन के तौर पर, वहाँ पर भी आने वाले दिनों में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एशियन पेंट्स के कल पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अब नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर डिगारी। जी रविंदर, बताएं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे एशियन पेंट अपने Q1 FY27 के अर्निंग रिलीज़ करने वाली है और इस Q1 में स्ट्रीट जो है काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर जो है एस्टिमेट कर रहा है। रेवेन्यू में जो है करीब 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि ड्रिवन रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 9 से 10% पर रहने की एक्सपेक्टेशन है और ये ग्रोथ डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट पे इंप्रूविंग डिमांड और प्राइसिंग ग्रोथ की वजह से आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि अगर बात करें मार्जिन की, एबिटा मार्जिन जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकते हैं, 18.1% पर रह सकते हैं, क्योंकि हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट मार्जिन एक्सपांशन को लेकर जो लिमिट कर सकती है। और ये क्वार्टर को जो है मार्च से लेकर जून 2026 के बीच में लिए गए प्राइस हाइक से बेनिफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन है और साथ ही अप्रैल में प्री प्राइस हाइक स्टॉकिंग और पूरे क्वार्टर में हेल्दी इंडस्ट्री डिमांड ने भी जो है ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। कंपनी का जो इंटरनेशनल सेगमेंट है उसमें भी जो है काफ़ी जो एक स्टडी जो है क्वार्टर आ सकता है इंटरनेशनल बिजनेस का भी। और यहाँ पर आखिर में बात करनी है कौन सी ऐसी चीज़ें जो की मॉनिटरेबल रहेंगी, उसमें जो सबसे पहले है रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने पर और प्राइस होने की पॉसिबिलिटी, डिमांड आउटलुक और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड, डीलर एक्सपांशन और मार्केट शेयर गेन्स पर और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पर। सो ओवरऑल यहाँ पर इन शॉर्ट स्ट्रीट जो है अच्छे सेट ऑफ नंबर एस्टिमेट कर रहा है एशियन पेंट के लिए Q1 FY27 के लिए। बिल्कुल ठीक रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अनुमान बताने के लिए। और चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं। प्रदीप जी, स्ट्रीट को अनुमान है कि बढ़िया नतीजे यहाँ पर एशियन पेंट्स के आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव मिडिल ईस्ट में हमें देखने को मिला। कच्चे तेल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे गए हैं, इसके अलावा कच्चे माल जो काफ़ी इम्पैक्ट करता है मार्जिन्स को। अब ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं एशियन पेंट्स की चाल को, क्योंकि अप्रैल में तो बढ़िया तेज़ी, अप्रैल से लगातार बढ़िया तेज़ी यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिल रही है। जी देखिए, ओवरऑल लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि परफॉर्म ही नहीं किया सिंस 2021 एंड अभी कच्चा तेल ऊपर आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी मेंटेन कर रहा है 90, 95, 88। सो इस टाइम पे हम लोगों ने देखा था जिस टाइम पे 65, 68 के आसपास का कच्चा तेल था। तो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस तरीके से जो है कॉस्टिंग ऊपर आया है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी शॉर्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही जाने वाला है एंड कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना है मंथली पे ऑलमोस्ट 2250 से 2300 के आसपास। वहां से एक अच्छा खासा मूव देखने को ऑलरेडी मिला है। यहाँ से भी रिसेंट जो ऑल टाइम हाई लगाया था ऑलमोस्ट सिंस 2021, 23, 24, वहां तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 22% के अभी भी अप मूवमेंट चाहिए होगा। सो मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का गाइडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लेकिन जब तक क्रूड कहीं ना कहीं ऊपर है, कच्चा तेल ऊपर है, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर में रहने वाला है। सो जब बिलो 68 एंड 70 के नीचे जाएगा कच्चा तेल, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको मुझे लगता है कि एक बार 3050 से 3100 जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहां पे आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी ये रेंज के अंदर ही चलने वाला है। ऑलराइट, तो रेंज के अंदर चलने वाला है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रहेगी। साथ ही देखेंगे कि अब एशियन पेंट्स के Q1 के नतीजे कैसे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। पार्थो कुमार देव का सवाल है, जो बिलियन फूडवर्क्स के शेयर है इनके पास, और इन्होंने जो खरीदे थे करीब 55 क्वांटिटी ले रखी है 521 के प्राइस पर। आज की क्लोजिंग 431 पर रही, करीब 1% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है और इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, लगभग 100 रुपए तक के आसपास नीचे आया है, जिसके चलते करीब 5000 के आसपास का नुकसान हो रहा है इन्हें। कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? इन लेवल पे एक ही सलाह रहेगी, स्टॉक फंडामेंटल काफी अच्छा है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। 521 के अराउंड की खरीदारी है, 432 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक में 455 से लेके 500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है एंड स्टॉक अच्छे खासे बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो बाउंस बैक मिलने के चांसेस है। तो प्रेशर लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। ऑलराइट, तो जो बिलियन फूड पर ये सलाह आती हुई कुणाल जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल राहुल का हमें मिला है। राहुल जो पूछना चाह रहे हैं, उनके शेयर का नाम है मस्काओ डॉक और 100 शेयर ले रखे हैं, 2345 पर खरीदे थे इन्होंने। हालांकि कोई नजरिया और पर्सपेक्टिव आगे के लिए शेयर नहीं किया है कि किस तरफ की ये सलाह चाहते हैं। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, 2293 के आसपास ये बंद हुआ है, करीब 1.5% की गिरावट के साथ, और 5200 रुपए का लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। प्रदीप जी, आगे की चाल को कैसे देख रहे हैं आप और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आप अपनी राय रखिएगा।
देखिए ऑलरेडी हमने देखा है कि 2021, 22, 23 जिस तरीके से एंटायर डिफेंस एंड आसपास का जो स्टॉक्स है इसमें रैली हुआ है, उसमें भी एक मझगांव डॉक का नाम है। और रिसेंटली टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट स्टॉक अभी नीचे आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है, सपोर्ट है ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2050 के आसपास, 2050 2000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। या तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है, मैं ही बोलूंगा कभी भी कुछ उछाल मिलता है बेच दीजिए, या तो आप अगर मिनिमम 1.5-2 साल वेट करके जा सकते तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे है। सर मुझे लग रहा है कि 2850 से 2900 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1.5 साल का आपको व्यू लेके चलना पड़ेगा। और राइट, तो थोड़ा लंबा व्यू लेकर आपको चलना पड़ेगा, और जैसा कि सारे फंडामेंटल्स भी बताए और आगे की चाल भी आपको मस्काउट डॉक के लिए बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कहां पर आपको नजर रखना है, कहां एक्शन रहेगा, ये बता रही है हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला। जी 29 जुलाई के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो Q1 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और निफ्टी के दिग्गज में से अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर के Q1 रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। अन्य कंपनीज की तरफ देखें तो डाबर इंडिया, KPIT टेक, कोलगेट, वारी एनर्जी, स्टार हेल्थ, प्रेस्टीज एस्टेट समेत 30 अन्य कंपनीज अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो इंडोस्टार, सिरमा SGS, PNB केसर इंडिया और सुमित इंडस्ट्री की बोर्ड फंड रेजिंग पर विचार करेगी। साथ ही IPO की बात करें और ओवरऑल IT काउंटर्स की बात करें, जैसा प्रदीप ने कहा जस्ट बेस बनाना चालू किया है, बट मेरा मानना है कि IT काउंटर्स में अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का है तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन IT काउंटर से नहीं है। पर हाँ, अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेट्स से 4 से 5 साल, तो वहां पे एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करके जा सकते हो। IT काउंटर्स ऑलरेडी टाइम वाइज करेक्शन में एंटर हो चुके हैं और ये टाइम वाइज करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो व्यू ओवरऑल IT काउंटर्स को लेके पॉजिटिव साइड का है, लेकिन हाँ अगर आपका 4 से 5 साल का व्यू है तो यहाँ पे आप एक नई पोजीशन बना के चल सकते हो। नाउ बात करते हैं TCS की। 2700 से 2800 के अराउंड उनकी खरीदारी है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आने दीजिए। अगर स्टॉक 2250 के अराउंड अगर आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए। हमने पहले भी जब स्टॉक 2000 के अराउंड चल रहा था, 2080, 2090, तब हमने पहले भी एवरेज करके चलने की सलाह दी थी। ना अगर स्टॉक आता है नीचे 2280, एवरेज करके चलिए। आने वाले दिनों में 2600 तक के लेवल मिलते हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक, तो ओवरऑल पूरे IT इंडेक्स पर ये नजरिया, साथ ही TCS पर भी आपको सलाह दे दी गई है इन लेवल्स पर। चलिए अब वक्त हो गया है VIP शेयर जानने का। प्रदीप जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आपकी? जी देखिए, एक ही स्टॉक रहेगा, कंपनी का नाम है TVS मोटर्स। अभी 3993 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। अगर हम क्लोजिंग को देखेंगे कि ऑल टाइम हाइस के आसपास का क्लोजिंग रहा है, डेली, वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके का क्लोजिंग आया है, इसका पैटर्न टारगेट शॉर्ट टाइम में आपको जो होगा वो रहेगा 4410, 4410 रहेगा पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 4850 तक आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस हम एक बार 3845 के आसपास मेंटेन करके चलेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा 4 मंथ्स। ऑलराइट, तो TVS मोटर पर अपनी नजर रखें, बाय रिकमेंडेशन और स्क्रीन पर स्ट्रेटेजी आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुणाल जी, आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आज के लिए? वैल्यू इन्वेस्टमेंट पीक में 2 स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला मैनकाइंड फार्मा है, 2617 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चले। 2575 के एक्सेल के साथ टारगेट की बात करें, 2650 का पहला टारगेट वो जैसे ही ब्रेक होगा 2705 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो टाटा कैपिटल है, 355 के अराउंड का क्लोजिंग या खरीदारी करके चलने की सलाह है। 348 के एक्सेल के साथ टारगेट की बात करें तो 361 का पहला टारगेट है, 361 जैसे ही ब्रेक होगा 369 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, तो कुणाल जी की तरफ से मैनकाइंड फार्मा एंड टाटा कैपिटल पर आप नजर रखें, दोनों पर बाय रिकमेंडेशन आती हुई स्क्रीन पर स्ट्रैटेजी फ्लैश हो रही है। चलिए इसी के साथ अब कल की तैयारी में इतना ही। कुणाल जी एंड प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए।